और फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स नेम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट, मीन्स चार्ज एट रेस्ट। कहने का मतलब इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। यह फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये है, इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे हमने वैन एक प्लास्टिक कोम लिया, वैन वी रब ए प्लास्टिक कोम विथ ड्राई हेयर देन द प्लास्टिक कोम विल गेट चार्ज्ड एंड एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, स्ट्रॉ, वैक्स एटसेट्रा। ठीक है, जब आप प्लास्टिक कोम को रब करते हो ड्राई हेयर से और रब करने के बाद आप प्लास्टिक कोम को किसी हीप ऑफ सैंड, मिट्टी के ढेर के नज़दीक लेके जाओगे तो वो क्या करेगा, उस मिट्टी के ढेर के अंदर पेपर के छोटे छोटे पीसीज होंगे या फिर स्ट्रा या फिर वैक्स या फिर लीव्स के स्मॉल पीसीज होंगे, उनको अट्रैक्ट करने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लास्टिक कोम है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और उसके कारण वो इनको अट्रैक्ट करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम कंक्लूजन दे सकते हैं, thus we conclude that charge produced on plastic comb is negative by fraction। जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है प्लास्टिक कोम में वो नेगेटिव है और कैसे प्रोड्यूस हुआ है, फ्रैक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होता है उसमें, जो द चार्ज इन द बॉडी, जैसे वो प्लास्टिक कोम है, ये लाइक हमने कंसिडर कर दिया ये प्लास्टिक कोम है, तो जो चार्ज है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव नहीं करेगा। जैसे मान लिया चार्ज यहाँ से आपका यहाँ पे मूव नहीं किया, मीन्स दिस पोर्शन, यह जो पोर्शन है वो आपने रब किया है ड्राई हेयर से, तो यही पोर्शन प्लास्टिक कोम का दिस पार्ट, यही पार्ट चार्ज होगा और जो चार्ज है वो इस पार्ट से इस पार्ट में मूव नहीं करेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है। इसका मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज का नेचर पढ़ा जाता है कि कैसे बिहेव करता है वो और किस प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से फिजिक्स की ही ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी की ही ब्रांच है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज के मोशन के बारे में। एक बात और कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बजाय ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज का मोशन पढ़ते हैं। इसका मतलब द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें हम चार्ज का बिहेव पढ़ेंगे और किस प्रकार से वो बिहेव करता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी हम चार्ज का मोशन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ज का जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मीन्स चार्ज मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। और एक ये ब्रांच बन गई और इस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा, मींस चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा और वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ये हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बाद आता है हमारे पास अगर चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, चार्ज का कैसा मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, मींस एक्सेलरेटिंग मोशन। हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज का मोशन क्या है, एक्सेलरेटिंग है, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी चार्ज की कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। तो चार्ज का जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और जब चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वो वेरी करते हैं सिनोसॉइडली। और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग मोशन में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और सिनोसॉइडली वेरी करेंगे, और वो रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ओके, समझ में आया ना बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का। और जब चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और उनके मोशन की जो डायरेक्शन है वो उनसे जो वेव प्रोड्यूस होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी उसके भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव इन विच there is a sinusoidal variation of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave। ये होता है। तो ये मैंने जनरल स्टडी बताई है और 5th यूनिट तक, पहली 5 यूनिट तक हमारा यही चलेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारी लाइट वेव है उसके बारे में स्टडी करेंगे। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसकी नेचर के बारे में स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स में। और ऑप्टिक्स की भी 2 ब्रांचेस हैं, फर्स्ट रे ऑप्टिक्स, सेकंड है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे लाइट का नेचर, और उसमें कहा गया है कि लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ट्रेवल करती है। और वेव ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे कि लाइट है वो ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है ना, तो ये होता है, ये हम स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट आएगी वो आएगी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल नेचर का मतलब जैसे लाइट है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है ना, अगर समझ में, तो इसी प्रकार से पार्टिकल के बारे में बताया था डी ब्रोगली ने, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है ना, क्योंकि नेचर लव्स सिमेट्री। तो इस 12th क्लास में 7th जो यूनिट है वो इस प्रकार से चलेंगी। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is the property of a body due to which the body experience some electrostatic force of attraction or repulsion।
विद रेस्पेक्ट टू अनदर चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू which the body experience some electrostatic force, some electric force of interaction with respect to another चार्ज बॉडी। अनदर चार्ज बॉडी के रेस्पेक्ट में ये क्या एक्सपीरियंस करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सपीरियंस करेगी। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि अर्थ है वो सन को अट्रैक्ट करती है और सन है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो किसके कारण होता है, उनकी मास के कारण। ठीक है, तो मास क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, बॉडी की, और उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के कारण वो बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर चार्ज बॉडी। सिमिलरली इसी प्रकार से सेम वे में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज भी इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी, बॉडी की, और उस प्रॉपर्टी के कारण वो बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्सपीरियंस करती है या फिर एग्जर्ट करती है दूसरी बॉडी पे। ठीक है ना, दूसरी बॉडी पे एग्जर्ट करेगी, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता किसके कारण है कि किसी भी बॉडी के अंदर नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रेजेंट हो तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी आपकी क्या है, चार्ज बॉडी है। ओके, तो हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं चार्ज के, द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ चार्ज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चार्ज के स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपका वो होता है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कूलम है वो क्या है, इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, इन एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, स्टेट कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सीजीएस सिस्टम। कौन सी सिस्टम में होगी ये, सीजीएस सिस्टम में। ओके बेटा, एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट कूलम्स होती है, सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम होती है। और यहां तक आप राइट कीजिए। नेक्स्ट, ये हमारे पास अब चार्ज के बारे में क्या है कि चार्ज एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज इज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मींस दो टाइप की क्वांटिटी बताई थी प्लस वन में आपने अंडरस्टैंड की होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, और जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम ड्राइव करते हैं उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
जैसे आपने करंट देखा था, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम हमारा क्या है, टी है। तो अगर हम यहाँ से चार्ज फाइंड आउट करना चाहें तो Q इज इक्वल टू आई इंटू में टी, ये हमारे पास क्या है, चार्ज। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन निकालना चाहें, चार्ज का डायमेंशन, फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज का जो डायमेंशन आएगा वो हमारे पास आएगा, करंट का डायमेंशन होता है ए और टाइम का टी, तो ये हमारे पास चार्ज का डायमेंशन होगा A1 T1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आया समझ में? और जो हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, दीज आर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये बेसिक यूनिट होती है चार्ज की, ठीक है ना। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो स्मॉलेस्ट कांस्टेंट है चार्ज के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और एक न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन उस पर चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आ गया समझ में? और ये बेसिक यूनिट क्यों होती है? क्योंकि ये स्टेबल है नेचर के अंदर, इनसे छोटे चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क्स। क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो 1/3 ई या फिर 2/3 ई होता है। ये एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। ओके, बट दीज आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या लिया है, स्मॉलेस्ट कांस्टेंट लिया है चार्ज का। ये आ गया हमारे पास चार्ज के बारे में। नेक्स्ट हम अब करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको फिर से देखना, और यहाँ तक आप लिख सकते हो, राइट योर नोटबुक। ओके बेटा, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया था कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट है एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का एडिशन। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट कैन बी एड और सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग सिंपल रूल ऑफ स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन के सिंपल रूल का यूज करके हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू sum of individual charge present on the particle of system. According to this property, total charge on a system is equal to the sum of individual charge present on each particle of system। सिस्टम के प्रत्येक पार्टिकल्स पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो इंडिविजुअल चार्ज का सम होगा। दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस एंड सो ऑन अप टू जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है सिस्टम के। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की प्रॉपर्टी कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिंपल वे में। सेकंड चार्ज की अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या आता है कि
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी मैंने बताया था कि जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेंट होते हैं चार्ज के वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन छोटे से छोटे चार्ज पार्टिकल हैं, इनसे छोटे चार्ज पार्टिकल पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना, जो कि स्टेबल हो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से छोटे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड or constant. That is, charge can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one body to another body. हम क्या कह सकते हैं कि that is, charge can neither be created, charge can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one body to another body. चार्ज को आप न तो क्रिएट कर सकते हो, न डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ठीक है। कैसे? विद द लॉस ऑफ एनर्जी। कैसे? विद द लॉस ऑफ एनर्जी का लॉस करके आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि आप प्लास्टिक कोम को रब करते हो ड्राई हेयर से, तो प्लास्टिक कोम विल गेट चार्ज। प्लास्टिक कोम आपका चार्ज हो जाता है। क्यों चार्ज होता है? क्योंकि आपने रब किया है, और रबिंग के दौरान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस हीट एनर्जी को प्लास्टिक कोम के इलेक्ट्रॉन भी गेन करते हैं और आपके ड्राई हेयर के इलेक्ट्रॉन भी गेन करते हैं। बट द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड ऑफ ड्राई हेयर, लेकिन आपके जो ड्राई हेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, टाइटली बाउंड नहीं होते। किसके कंपैरिजन में? प्लास्टिक कोम के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ड्राई हेयर से प्लास्टिक कोम में। और एग्जांपल दे सकते हो कि अगर आप ग्लास रोड को रब करते हो, किससे? सिल्क क्लॉथ से, तो रबिंग के दौरान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस हीट एनर्जी को ग्लास के इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब करते हैं और सिल्क के इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े लूजली बाउंड हैं, और लूजली बाउंड होने के कारण वो ग्लास से निकल के सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो ये होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास सिस्टम बन गया, किसका? ग्लास रोड का और सिल्क क्लॉथ का। अब ग्लास रोड ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, सिल्क ने उतने ही गेन किए, तो टोटल चार्ज तो क्या हो गया? कंजर्व हो गया ना। टोटल चार्ज यहाँ पे कंजर्व हो गया। अगर ग्लास रोड ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सिल्क ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ग्लास ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो सिल्क ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इसका मतलब टोटल चार्ज क्या हो गया? कंजर्व हो गया, कांस्टेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट होता है। और एग्जांपल दे सकते हो आप, अगर आप रेडियोएक्टिविटी का एग्जांपल लो, जैसे हमारे पास 92 यूरेनियम 238 है। 92 यूरेनियम 238, दिस इज ए अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा, और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा? स्प्लिट होता है, अपने आप टूटता है, और ये स्प्लिट होता है 90 थोरियम 234 में प्लस 2He4, और यहाँ से एक हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है, इसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या होता है ये? अल्फा पार्टिकल होता है। तो अल्फा पार्टिकल इज लाइक ए हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम के एटम से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो क्या बचेगा? हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, जिसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 ही न्यूट्रॉन है। कहने का मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, टोटल चार्ज कितना हो गया? 2।
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में इस साइड टोटल चार्ज 92 और इस साइड 90 + 2 टोटल चार्ज 92 हो गया।